सर्वेभ्य नमः। आप सबका हमारे YouTube चैनल लखन संस्कृत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई है अच्छे से आपने देखी होंगी, नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार आपको क्लासेज यहाँ पर मिलती रहेंगी। कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक प्रश्न का हम जवाब आपको जरूर देंगे बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने बहुविकल्पात्मक प्रश्न से रिलेटेड आपको सारा मैटर बता दिया है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यदि आपने अच्छे से उनको समझ करके याद कर लिया तो। हमने जो कुछ उसमें बताया एक बार आप वीडियो जरूर देख लें, आपका कार्य हो जाएगा, उससे आपका सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम तरफ चल रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन रहेगा, रेखांकित शब्दान आधारीकृत्य विभक्तिम कारणम च लिखत। यानी कि यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द मिलेगा, उस रेखांकित शब्द में आपको विभक्ति बतानी है और उसका कारण बताना है कि ये विभक्ति किस कारण से हुई है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो में। देखिए, पिता से पुत्र है ग्रामम एगच्छत। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे बच्चों, यहाँ पिता जो शब्द है, इस पिता शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है, मतलब पिता शब्द आपका रेखांकित शब्द है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और विभक्ति क्यों हुई है, यानी उसका कारण क्या है। ये आपको दो चीज लिखनी होंगी इसमें। यदि दोनों चीजों को आप सही से लिख देते हैं बच्चों, तो आपको यहां पर मिल जाते हैं 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर का ये सवाल आएगा, 2 प्रश्न आएंगे आपके, यानी 2 प्रश्न इस तरीका के आएंगे। दोनों प्रश्नों को यदि आप सही कर देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे। तो यहां देखेंगे, पित्रा में बच्चों तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो आप लिखेंगे विभक्ति। ठीक है, विभक्ति में लिखेंगे तृतीया। क्या लिखेंगे? तृतीया विभक्ति लिखेंगे। अब लिखेंगे कारणम। कारणम में लिखेंगे आप सहयुक्ते अप्रधाने। ये सूत्र है तृतीय विभक्ति का। इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। इस सूत्र का अर्थ होता है कि स साकम समम सार्धम जो हमारे पद हैं, इनके योग में जो अप्रधान होता है, उस अप्रधान की क्या होती है? अप्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होती है। सिंपल, ये से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पिता शब्द जो है अप्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा विभक्ति और कारण। ऐसे आपको दोनों चीज लिख देनी है, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको लिखना है, एक तो लिखना है विभक्ति ही। तो विभक्ति बराबर तृतीया विभक्ति। ठीक है, फिर उसकी जस्ट अगली मतलब दूसरी लाइन में लिखेंगे आप इसके नीचे कारणम। तो कारणम में लिखेंगे सयुक्त्य प्रधाने। ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर पे, प्रजापतये नमः। प्रजापति के लिए नमस्कार। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो जो प्रजापति शब्द है हमारा, इस प्रजापति शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रखी है। इसका मतलब है कि इस शब्द में आपको विभक्ति बतानी है और विभक्ति का कारण बताना है। तो यहाँ बच्चों चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर। और क्यों है? नमा पद के वजह से है, यानी नमा पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका सूत्र है, आप लिखेंगे सूत्र को, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच्य। इस सूत्र से क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब प्रजापति की जगह आपका कोई दूसरा शब्द आ सकता है, जैसे कि गुरुवे नमः, सूर्याय नमः। ठीक है ना, और कोई भी शब्द आ सकता है, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, मोहनाय नमः, शंकराय नमः। ठीक है, ऐसे जो भी शब्द आएगा उसमें आपको कौन सी विभक्ति लगानी होगी? चतुर्थी विभक्ति लगानी होती है। ऐसे। इसके बाद में अगला हमारा इसमें सवाल है 3 नंबर पे, बालकः शय्याम अधिशेति। बालक शैया पर सोता है। बालक कहाँ सोता है? शैया पर सोता है। तो यहाँ पर जो शैया शब्द है ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति तो बता दी है, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद में कारणम लिखा हुआ है, अधिशिंग स्ताशाम कर्मः, यानी स्था और आस। ठीक है, अधि, देखो अधि शिंग स्था शाम कर्म, इसका मतलब होता है कि इसमें शिंग धातु, स्था धातु और आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, मतलब वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये इसका मतलब है। आपको केवल शॉर्ट में लिखना है इस तरीका से, जैसा हमने लिखा हुआ है ना, विभक्ति बराबर द्वितीय विभक्ति, कारणम बराबर अधिशिंग स्ताशाम कर्म। इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है।
ठीक है ना, ऐसे लिख दिया तो आपका काम बिल्कुल सही है। इसके बाद में आगे देखते हैं चौथे नंबर पे, हरि ही बैकुंठम आवसति, हरि ही बैकुंठम आवसति, ठीक है, हरि बैकुंठ में रहता है। अब देखिए यहाँ पर बैकुंठ शब्द में अंडरलाइन की हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे विभक्ति द्वितीय विभक्ति, कारणम में लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये सूत्र रहा उपान वध्यांग वसह, ये सूत्र आपको लिख देना है बच्चों, उपान वध्यांग वशः सूत्र आपको लिखना है, याद रखना होगा। यदि आप सूत्र लिखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका सही माना जाएगा, एक भी नंबर आपका कटने की गुंजाइश नहीं है, 1% भी नंबर नहीं कटेगा इसमें, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर मिलेगा जितने का आपका प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें क्या दिया हुआ है, भूमिम अधो अधः जलमस्ति, भूमिम अधो अधः जलमस्ति का मतलब होता है भूमि के नीचे नीचे क्या है, जल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भूमि जो शब्द है इसको अंडरलाइन किया हुआ है भूमि को, ठीक है। तो अब इसमें कारण बताना है, सबसे पहले तो विभक्ति बतानी है, उसके बाद में कारण बताना है। तो विभक्ति का लिखेंगे यहाँ पर, देखो कारण लिख दिया है वैसे पहले, अधः अधः पद योगी, यानी अधः यधः अधः अधः पद योग के में, यानी 2 बार यदि अधः शब्द आता है, अधः अधः, तो इस पद में आप लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। कौन सी लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगेगी बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कारण हो गया द्वितीय विभक्ति, क्यों, अधः अधः पद योग में द्वितीय होती है, यदि एक पद होता अधः तो यहाँ षष्ठी होती, फिर यदि केवल अधः पद होता, जैसे वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, पेड़ के नीचे बालक है, तो यहाँ षष्ठी लगेगी। यदि अधः शब्द 2 बार आ जाता है लगातार तो वहां पर द्वितीय लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। ऐसे आगे देखते हैं, अब इसके लिए एक वार्तिक भी है, जो वार्तिक यहाँ पर हमने लिख दी है आपको ध्यान रखने की दृष्टि से, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, वैसे तो आपने लिख दिया कि अधः अधः पद योग में द्वितीय होती है, ये भी आपका ठीक है, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है वो यदि आप ये वार्तिक लिखते हैं तो एकदम एक्यूरेट आंसर माना जाएगा, ये वाला तभी माना जाएगा। तो आप लिखेंगे उपसर्वतशु कार्यादिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृटे मृडे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, ऐसे। तो यहाँ पर इस वार्तिक को यदि आप लिख देते हैं तो आपका जो आंसर है बिल्कुल एकदम सटीक और सही माना जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कुछ भी नंबर यहाँ काटने की, ऐसे आपको करना है। आगे देखते हैं अगले सवाल में, राजमार्गम अभिताः वृक्षाः सन्ति, राजमार्ग का मतलब सड़क, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पर राजमार्ग शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले विभक्ति, तो यहाँ पर देखिए विभक्ति है द्वितीय, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। कारण देखिए, कारण क्या है, कारण है एक वार्तिक है, अविता परिता समया निक्षाहा प्रति योगेपि, यानी अविता परिता समया निक्षाहा और प्रति, इन सभी पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है बच्चों, ये वार्तिक है और इसी को आपको लिख देना है, बिल्कुल एक्यूरेट आपका 100% सही है उत्तर, ऐसे यदि आप लिख देते हैं तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे 7 नंबर पे देखिए, शीर्षा खलवाट है। अब देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है शीर्षा के नीचे, तो यहाँ पर क्या है, विभक्ति बतानी है, तो विभक्ति है यहाँ पर तृतीया, शीर्षा तृतीय विभक्ति हो गई। उसके बाद में कारण लिखेंगे ये नांग विकारः, ठीक है, ये नांग विकार सूत्र है बच्चों, इसका उदाहरण है शीर्षा खलवाटः, अक्षणा कानः, नेत्र नेत्रेण काणः, ठीक है ना। ऐसे आपके उदाहरण इसमें आ सकते हैं, तो याद रखना है आपको, यहाँ प्रसिद्ध उदाहरण है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं 99%, वो हमने यहाँ पर बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं इसमें से आ भी जाएगा, नहीं आया तो इसमें से इन्हीं में से मतलब थोड़ा उदाहरण चेंज करके आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है ना। ऐसे इनको अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं सवाल ना। देखिए अगला सवाल हम देखते हैं, जटाभितापसः, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, क्या जटाओं से तपस्वी लग रहा है कोई, तो कारण बताएंगे। सबसे पहले देखो जटा भी जो शब्द है इस पर अंडरलाइन किया हुआ है तो तृतीय विभक्ति हो जाती है। कारण की बात करें तो सूत्र लिखना है,
और सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, तृतीय विभक्ति हो रही है। क्लियर? ऐसे। उसके बाद में आगे है 9 नंबर, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को क्या लगता है? लड्डू अच्छा। तो यहाँ पर बालक शब्द जो है बालकाय, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है, ये रेखांकित शब्द है। तो सबसे पहले विभक्ति हमें बतानी है, तो चतुर्थी विभक्ति है बच्चों। यहाँ पर बालक शब्द राम की तरह चलेगा, तो रामाय, बालकाय, मोहनाय, श्यामाय, इस तरीका से रूप बनता है। अब यहाँ पर कारण की बात है तो सूत्र लिखेंगे, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप क्या करेंगे? यहाँ चतुर्थी विभक्ति करते हैं। तो इस तरीका से हमने यहाँ पर आपको 9 प्रश्न बता दिए हैं, जहां पर आपको हमने कारण बताया है और विभक्ति भी बताई है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला है हमारा 10 नंबर पे, पिता पुत्राय क्रुध्यति। पिता पुत्र पर क्या करता है? क्रोध करता है। अब देखिए, इस तरह का यदि कोई प्रश्न आता है और यहाँ पर अंडरलाइन किस पे हो रखी है? पुत्र पे, क्योंकि इसी में चतुर्थी लगी हुई है, पुत्राय। तो विभक्ति तो आप यहीं से देख लेंगे, यदि आपको एकाध रूप याद है, शब्द रूप याद है, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें ये वाली विभक्ति है। तो यहाँ राम की तरह अंदाजा लगा सकते हैं, रामाय पुत्राय। तो विभक्ति में लिखेंगे सबसे पहले तो चतुर्थी विभक्ति, उसके बाद में लिखेंगे कारणम। तो कारणम के लिए एक सूत्र है, क्रोध द्रुहे ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोपः, ये सूत्र है। यानी क्रोध द्रुह ईर्ष्य असूय, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति गुस्सा आदि किया जाए इनके माध्यम से, तो उसमें हम लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पुत्र में लगाएंगे चतुर्थी, बनेगा पुत्राय। बात समझ में आ गई? ऐसे। यदि यहाँ पर पुत्र पिता पर क्रोध करता, तो यहां पर पिता में चतुर्थी लगती, फिर जैसे होता फिर पुत्रः पित्रे क्रुध्यति, चतुर्थी विभक्ति लग जाती। जैसे मोहन श्याम पर क्रोध करता है, तो मोहन श्यामाय क्रुध्यति। इस तरीका से आपको यहाँ पर विभक्ति लगानी होती है। कुल मिलाकर के जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसमें चतुर्थी लगती है इससे। तो कारण हो गया आपका, सूत्र लिख देना है, और विभक्ति हो गई चतुर्थी। ऐसे आगे देखती है 11 नंबर। 11 नंबर में बालका सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है। किससे डरता है? शेर से। तो यहाँ पर अंडरलाइन हो रखा है सिंह शब्द, यानी सिंहात के नीचे अंडरलाइन है, तो इसमें आपको विभक्ति बतानी है। तो विभक्ति है सबसे पहले तो पंचमी, ये तो विभक्ति लिख दी हमने। उसके बाद में कारण की बात करें तो सूत्र लिख देना, भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर होती है पंचमी विभक्ति, ठीक है, जिससे डर लगता हो या जिससे बचाव किया जाता है, जिससे रक्षा की जाती है, जो भय का हेतु होता है ना, उसमें लगती है पंचमी विभक्ति। अब बालक किससे डरता है? शेर से डरता है। तो शेर यहाँ पर भय का कारण है, तो यहाँ पंचमी हमने लगा दी, तो बन गया सिंघात। बालकाः सिंघात विभेति प्रसिद्ध उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण है, ठीक है, ऐसा उदाहरण आ भी सकता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, छात्रः शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षकात के नीचे रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो सिंपल है, राम की तरह देखेंगे तो रामात पंचमी विभक्ति है, तो विभक्ति में लिख देंगे पंचमी। कारण क्या है? सूत्र लिखेंगे, आख्यातोपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसमें पंचमी लगाते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो क्लियर है? आगे देखिए, आगे है कामात क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए काम शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो बच्चों पंचमी विभक्ति है, राम से भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में कारण की बात करें तो सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति ही। जैसे एक उदाहरण आपको बताया होगा, गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होता है, बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह का उदाहरण भी यही है, यानी इसी सूत्र का उदाहरण है वो। क्लियर है? ऐसे। तो इसके बाद में आगे देखिए बच्चों, 14 नंबर पे गंगा हिमालयात प्रभवती, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, मोस्ट उदाहरण है। अब देखो हिमालयात के नीचे अंडरलाइन है, तो पहले तो विभक्ति बताएंगे, तो विभक्ति हो जाएगी पंचमी, सिंपल है, राम से भी अंदाजा लगा लेंगे हम। उसके बाद में कारण की बात करें तो इसका सूत्र है भुवः प्रभव, जो प्रथम उत्पत्ति स्थल होता है उसमें पंचमी विभक्ति हम लगाते हैं,
और ये प्रसिद्ध उदाहरण है गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। ये प्रसिद्ध उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम 15 नंबर पे। कबीशु कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ। अब यहाँ पर देखिए कबीशु भी है और कवि नाम भी है, दोनों पे अंडरलाइन किया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी लगी हुई है और षष्ठी भी लगी हुई है, और दोनों के रूप यहाँ पर बहुवचन के रूप हैं। अब इसका अर्थ होता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो विभक्ति में आप लिखेंगे षष्ठी और सप्तमी, यानी दोनों विभक्ति हो रखी है यहाँ पर। कारण क्या है? कारण है एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम। जब आप निर्धारण करते हैं किसी समूह विशेष से जाति गुण संज्ञा और क्रिया के आधार पर, जब हम एक समूह से किसी चीज का निर्धारण करते हैं तो उस स्थिति में हम दो विभक्ति लगा सकते हैं, यानी षष्ठी भी लगा सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं। दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया है। ठीक है ना। और ये भी उदाहरण बहुत मोस्ट है और प्रसिद्ध है, कविशु कालिदासः श्रेष्ठ। यदि इस तरह का पेपर में आ जाता है तो आप लिखेंगे विभक्ति में सप्तमी लिखेंगे, या षष्ठी का रूप आता है तो षष्ठी लिखेंगे। ठीक है ना, कविशु आता है तो सप्तमी लिखेंगे, कवि नाम आता है तो षष्ठी लिखेंगे। उसके बाद में कारण में लिखेंगे यथश्च निर्धारणम, सूत्र लिख देंगे। अब देखिए आज के सेशन का, आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। स्थाल्याम पचति। स्थाल्याम का मतलब होता है स्थाली में पकाता है, यानी कि कोई बर्तन है जिसमें कोई खाना पकाता है, उसको स्थाली कह लें या और कोई भी नाम आपके हिसाब से हो सकता है, उसमें खाना पकता है। तो यहाँ पर देखिए स्थाली, जो स्थाल्याम शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये आधार है। तो विभक्ति की बात करेंगे तो सप्तमी विभक्ति है बच्चों इसमें, और कारण की बात करेंगे तो सूत्र है सप्तम्य अधिकरणे, यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण 3 तरह के होते हैं, आपको हम बता चुके हैं। औपश्लेषिक आधार होता है एक आपका, यानी अधिकरण का मतलब आधार समझिए आप, यानी आधार 3 तरह के हैं। एक तो होता है औपश्लेषिक, एक होता है वैषयिक, एक होता है अभिव्यापक। तो यहाँ पर देखिए ये स्थाल्यम जो है ये क्या है? आधार है, और आधार में होती है सप्तमी। सूत्र कह रहा है सप्तम अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है ऐसे। तो आपको कारण लिख देना और विभक्ति लिख देनी है, आपका उत्तर एकदम करेक्ट है। अब देखिए आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेशः अजाम ग्रामम नयति, और ग्रामम के नीचे अंडरलाइन है। तो यहां पर देखेंगे आप, ग्रामम में आप पहले तो विभक्ति बताएंगे तो द्वितीय विभक्ति है, एकदम सिंपल है। उसके बाद में कारण बताएंगे इसका, तो इसका सूत्र है अकथितम च। एक सूत्र है अकथितम च, जो अकथित या गौण या अप्रदान जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है इस वाले सूत्र से। तो ये तो हो गया कारण और आपकी विभक्ति, एकदम करेक्ट है। आपको पता है कि संस्कृत में द्विकर्मक धातु होती है 16, दुहयाच पच दंड रुद्र प्रसची ब्रू शासजी मत मुशनी हरि कृष्व। ये 16 धातु हैं जो द्विकर्मक होती है, इनके 2 कर्म होंगे। यहाँ भी 2 कर्म हैं, एक कर्म यहाँ पर अजा है यानी बकरी, और एक है यहाँ पर ग्राम। लेकिन दोनों में हमें देखना है जो अकथित कर्म है, जो मुख्य कर्म नहीं है, उसमें द्वितीय लगेगी इस वाले सूत्र से। और जो मुख्य कर्म होगा आपका कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से, उसमें द्वितीय लग जाएगी। तो द्वितीय तो दोनों में ही हो रखी है इसमें। देखो यहाँ पर एक तो अजाम, ये भी आपका कर्म है, ग्रामम ये भी आपका कर्म है, दोनों में विभक्ति लग रही है द्वितीय। लेकिन अंडरलाइन ग्रामम के नीचे है तो आप ग्रामम के बारे में ही बताएंगे, द्वितीय विभक्ति है, कारण आपको उसी हिसाब से बताना है। तो अकथितंच कारण हो जाएगा। इस तरीका से बच्चों हमने यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस प्रश्न को लेकर के यहाँ पर जो कारक से संबंधित कुछ पंक्ति हमने यहाँ पर बताई है, कुछ उदाहरण आपको हमने समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसमें से निश्चित रूप से आपके बोर्ड के पेपर में सवाल आपको मिल जाएंगे, हूबहू भी मिल सकते हैं, कुछ इसमें शब्द बदल के भी पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसे के ऐसे ही आपसे पूछ लें, क्योंकि ये प्रसिद्ध उदाहरण है और हमने इनके विभक्ति और कारण दोनों को यहाँ पर समझा दिया है आपको। ऐसे ही आपको अगली क्लास में हम पद्यांश में अलंकार का नाम उल्लेख करने वाला एक सवाल होता है, उसको भी हम लेकर आएंगे। हमने नोट्स बना लिए हैं, वीडियो भी तैयार हो गया है लगभग, तो वो भी आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीका से आपको हम जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में संस्कृत साहित्य का, छंद का, अलंकार का, और अन्वय और सप्रसंग भावार्थ वगैरह, ये सारी चीज आपको हम बता देंगे। 1-2 दिन में सारा कुछ बताने का पूरा हमारा प्लान है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छे से तैयारी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि हम जो भी मैटर डालते हैं वो मिलता ही नहीं उनको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, क्योंकि उसमें कोई खर्च नहीं लग रहा है, आपका निःशुल्क है वो काम।
तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कोई भी आपका प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।